इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एफआर का नवंबर 2020 के सॉल्यूशंस। तो लेगेसी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखिए फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है। इसमें आपको मेंशन किया है डायमंड प्राइवेट लिमिटेड हैज ए हेड काउंट ऑफ अराउंड 1000 एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो कंपनी आपको दी है डायमंड तो प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके एम्प्लॉइज़ दिए हैं आपको, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। So these are 1000 and for the financial year is 2019-20. So as per company policy, employees are given 35 days of privilege leave, 15 days of sick leave. तो एम्प्लॉइज़ को हम कुछ लीव अलाउ कर रहे हैं। तो 3 तरह की लीव आपको दी है, प्रिविलेज लीव, सिक लीव और एक है आपकी कैजुअल लीव। तो हाउ मच लीव इज अलाउड? तो लीव अलाउड है आपकी जिसमें ये 35 डेज ऑफ प्रिविलेज लीव एंड 15 डेज ऑफ सिक लीव एंड 10 डेज ऑफ कैजुअल लीव। So out of total pay leave and sick leave, 10 pay leave, 10 privilege leave and 5 sick leave can be carried forward to next year. देखिए किसी एम्प्लॉई ने कोई लीव अवेल नहीं की है उसको हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो बताइए अगर कैरी फॉरवर्ड लीव विच इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, तो ये अलाउड है सिर्फ प्रिविलेज लीव में और सिक लीव में। तो प्रिविलेज लीव आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 10 डेज के लिए, ये सारे आपके डेज में चल रहे हैं। और जो सिक लीव है ये भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 5 डेज की, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आपकी टू नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है ये एम्प्लॉई बेनिफिट का है इन JS 19। उसमें बेसिक प्रोविज़न क्या होता है कि जितनी लीव आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसका हमें प्रोविज़न बनाना पड़ता है, उतने दिनों की जो सैलरी बनती है एम्प्लॉई की। तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड से एक नोटिस जाएगा। अब आपको दिया है कि कितनी लीव कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। 200 एम्प्लॉइज विल टेक 5 डेज ऑफ प्रिविलेज लीव एंड 2 डेज ऑफ सिक लीव। तो आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में कि जो प्रिविलेज लीव है और एक सिक लीव, it will be carried forward for how many days? So it will be our 5 days और जो आपकी सिक लीव है जिसे 2 डेज, जिसे कि बाय 200 एम्प्लॉइज। टोटल जैसे 1000 एम्प्लॉइज है ना, उसमें से 200 एम्प्लॉइज से कैरी फॉरवर्ड करेंगे 5 दिन की प्रिविलेज लीव और 2 डेज की सिक लीव। बाकी बचे आपके 100 एम्प्लॉइज and they will carry forward जिसमें 10 days of pay leave, privilege leave और 5 days of sick leave। तो देखो क्या ये लिमिट में है हमारी कितनी अलाउड है, 10 और 5 दिन। ये भी ठीक है, 10 तक है और ये 5 से बिलो है, ये भी है आपकी। तो बोथ आर लेस देन और इक्वल टू 10 एंड दिस इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 5। ये अलाउड है जो हम कैरी कर सकते हैं। So also company is earning profit since 2010. It is decided in financial year 1920 to distribute profit to employees at a rate of 4% during a year. तो कंपनी ने ये भी डिसाइड किया कि हमने कोई बोनस लेना है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बोनस 4% ऑफ प्रॉफिट। बट हाउएवर ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड पे आउट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 3.5%। पर कुछ एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर हो रही है तो इसलिए हमारा जो बोनस का इफेक्टिव रेट है वो है 3.5%। प्रॉफिट हमने अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर 4000 करोड़ से। फिर एक पॉइंट और किया है, डायमंड प्राइवेट लिमिटेड है ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान सो विच इज इन द नेचर ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान वेयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड अमाउंट्स टू 200। एक कंट्रीब्यूशन प्लान है हमारा, जैसे प्रोविडेंट फंड प्लान होता है उसमें कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल 200 करोड़।
बाकी विच विल फॉल ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जिसकी पेमेंट आपने आने वाले 12 महीने में करनी है। पर कंपनी हैज पेड ओनली ₹40 करोड़ टू दिस प्लान इन द फाइनेंशियल ईयर, और उसमें सिर्फ आपने 40 करोड़ की पेमेंट की है, तो 160 करोड़ की अभी पेमेंट करनी है। तो वट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपनसेशन एब्सेंस, जो आपकी ये होती है लीव जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कंपनसेटिंग एब्सेंस। और एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है जो आपने बोनस लेना है, और एक है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है आपने इनकी बुक्स और टाइमिंग लेने की। बड़ा इजी का क्वेश्चन है, ये कुछ सिंपल है। तो पहले देखो इसका प्रीवियस निकाल के कितना बनेगा। तो नंबर फर्स्ट वी हैव फॉर शॉर्ट टर्म compensating absence. So in this case, so company has to make so provision so for expense which is equal to salary for to leave gauge to be carried forward to next year. तो जितनी गिनती लीव आपने कैरी फॉरवर्ड करनी है नेक्स्ट ईयर में, उतनी गिनती हम कैलकुलेट करेंगे सैलरी, तो उसका हमें प्रोविजन इसी साल बनाना पड़ेगा। तो लेगेसी कितने डेज हैं आपकी, डेज ऑफ लीव टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो एक तो है आपकी प्रिविलेज लीव, ये कैरी फॉरवर्ड हो रही है 5 डेज के लिए बाय 200 एम्प्लॉइज, and it will carry forward for 10 days by 800 employees. टोटल बन जाएगी 1000 and 8000, दिस इज फॉर 9000 डेज। तो सेकंड है आपकी सिक लीव, ये कैरी फॉरवर्ड हो रही है 2 days बाय 200 एम्प्लॉइज प्लस 5 डेज बाय 800 एम्प्लॉइज। तो इसके टोटल डेज बन जाएंगे आपके 400 एंड जैसे 4000, 4400 डेज। अब देखो आपको क्वेश्चन में सैलरी को मेंशन नहीं की कितनी है पर मंथ या पर डे, तो बस आपने ये आंसर लेना है। तो इतने दिनों की जो सैलरी बनेगी 9000 डेज प्लस 4400 डेज, इट मीन्स कंपनी विल मेक प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। तो एम्प्लॉय के बेनिफिट का जो एक्सपेंस है, बेनिफिट एक्सपेंस, उसका प्रोविजन बनाना है अपने फॉर सैलरी ऑफ 44 प्लस 9, टोटल कर रखे हैं 13400 डेज, 13400 डेज। तो इतनी दिनों की जो सैलरी बनेगी उसका हम प्रोविजन अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर देंगे। ये प्रोविजन आपको बनाना है, मेक मतलब रिकॉग्नाइज करना है इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर है आपका 1920। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, शॉर्ट टर्म कंपनसेटिंग एब्सेंस। तो सेकंड है आपका प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। तो सेकंड है जो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, तो इस केस में भी कंपनी विल मेक प्रोविजन फॉर बोनस पेएबल टू एम्प्लॉइज इन करंट ईयर। उसका प्रोविजन भी आपने करंट ईयर में बना देना है। हाउ मच अमाउंट, देखो प्रॉफिट है 4000 करोड़, और उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन है आपने बोनस देना है 3.5%। ये करोड़ में आ जाएंगे रुपये का। 4000 इंटू 3.5%, जिस रुपीज 140 करोड़। तो नंबर थर्ड है आपका, तो एक आपको लाइबिलिटी क्रिएट करनी है बुक्स में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की। इतनी से बचेगी लाइबिलिटी।
उसका नाम है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान DCP। तो आपने कितना कंट्रीब्यूशन करना था 200 करोड़, उसमें से 40 करोड़ आपने पे कर दिया है। इतनी लाइबिलिटी बनती है आपकी ₹200 माइनस 40 इक्वल टू ₹160 करोड़। जिससे कि लाइबिलिटी में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का जो अमाउंट था वो पेएबल हो जाएगा, ये आपकी बुक्स में आ जाएगा एज पेएबल। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 5 सेकंड पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट। तो उसमें आपको मेंशन किया है एंटिटी ए ने एक्वायर किया सब्सिडरी एंटिटी बी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 समराइज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट की प्रोवाइडेड टुगेदर विद सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। तो ए ने एंटिटी बी को एक्वायर किया है, ए एक्वायर्स बी, तो उसका P&L अकाउंट दिया है आपको, रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट है, टैक्सेशन है, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, PBT है, टैक्सेशन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। बैलेंस शीट आपको दिया है 2020 और 2019 की, कैश का बैलेंस है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गुडविल, और आपकी लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स हैं, इनकम टैक्स पेबल है, लॉन्ग टर्म डेट है, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं आपकी, शेयर होल्डर इक्विटी है, और टोटल लाइबिलिटीज़ आपको मेंशन की हैं। अगर इन्फॉर्मेशन दी है ऑल ऑफ द शेयर्स ऑफ एंटिटी बी वर एक्वायर्ड फॉर 37,000 इन कैश। तो ए ने एक्वायर किए हैं 100% शेयर्स फॉर ₹37,000 एंड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज एज्यूम्ड वर किस्मत है। तो आपने फिर इसके बदले में जो एसेट्स हैं उस कंपनी की वो हैं इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म डेट, गुडविल भी आ गई है, और कैश का कंसीडरेशन जो आपने पे कर दिया है 37,000। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो अपनी कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो उसमें ये होता है कि जो आपकी जो एक्विजिशन की एंट्रीज है ना उसका इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करके उसमें, देखो जब आप 100% शेयर एक्वायर करते हैं बी के तो वो 100% सब्सिडी बन जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री होते हैं इन्वेस्टमेंट विच आर इन शेयर्स ऑफ बी कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पहले आपने देखो शेयर एक्वायर किए 37,000 के, तो उससे आपको 100% कंट्रोल मिल गया है। फिर हम उसकी देखो के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फिर हम इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री करते हैं। जो भी सन्ड्री एसेट्स हैं ये 100% सब्सिडरी की, वो हम अपनी बुक्स में कंबाइन कर रखे हैं, वो आपको डाटा दिया है। देखो तो वो सन्ड्री एसेट कौन कौन सी हैं आपकी, सबसे पहले आपको दी है स्टॉक है, इन्वेंट्री यानी कि डेटर्स, कैश एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि गुडविल आल्सो, और लाइबिलिटी जो आपने एक्वायर की है टू ट्रेड पेबल्स एंड लॉन्ग टर्म डेट यानी कॉन्सिडरेशन जो आपने पे किया है टू कैश, किसी की कॉन्सिडरेशन, और उसकी जगह क्या क्या है इन्वेस्टमेंट, हम इस इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर देते हैं जब हम कंसोलिडेशन करते हैं। तो उसकी एक वैल्यू दी है इन्वेंट्रीज की आपको 2,000, डेटर्स हैं आपके 4,000, कैश है जो 1,000, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 55,000, गुडविल भी आपने एक्वायर किया है 9,000, यानी लाइबिलिटीज़ हैं पेबल 16,000, यानी 18,000 लॉन्ग टर्म डेट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 37,000। क्योंकि नेट एसेट्स होती हैं और जो कंसीडरेशन उनका डिफरेंस होता है गुडविल, वो गुडविल में उन्होंने पहले एडजस्ट कर रखा है। अब चेक भी कर रखे हैं इसको, टोटल जो हाउ मच 16 + 18 34 + 37
ये बन रहा है 71 एंड दिस इज टोटली बिकमिंग दिस वन इज अवर 7 + 9 16 + 55 दिस इज आल्सो 71। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे अब उसमें जैसे आपने ये स्टॉक एक्वायर किया है बी का, ये हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये हमने एक्चुअल में परचेज नहीं किया है। तो इसको जब हम करेंगे ना कैलकुलेशन, चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन डेटर, चेंज इन प्रॉपर्टी प्लांट के ग्रुप में, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो लेट अस सी, देखें कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगी। आप वी आर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आते हैं आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें कुछ सबसे पहले आते हैं आपको इनकम स्टेटमेंट दी है, उसमें आपको ये रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी दे रखा है आपको, वो आप पीबीटी से स्टार्ट कर सकती हैं। तो अमाउंट चल रहा है आपका रुपीज में, डिटेल्स एंड फाइनल अमाउंट पीबीटी आपको दिया है 35 होगी। अब इसमें आपने ऐड करने हैं नॉन कैश एक्सपेंसेज और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। अब देखो ऊपर इनकम स्टेटमेंट में आपको दिया है डेप्रिसिएशन और एक इंटरेस्ट, ये दोनों नहीं लेने हैं आपने, ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन इज 15,000, सो इंटरेस्ट इज 2,000। फिर आपको देखना होता है कितना चेंज आ रहा है आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में एक्सेप्ट कैश। अब देखो आपके जो डेटर्स हैं, डेटर्स हो गए हैं 27,000, पहले के 25, 2,000 इंक्रीज हो गए हैं। अब उधर से देखो कितने एक्वायर किए आपने डेटर्स, वहाँ से आ रहे थे आपके 4,000। तो इट मीन्स देखिए आप 4,000 लेस कर रखे हैं क्लोजिंग में से 27 में से, ये रह रखे हैं आपके 23, तो ये डिक्रीज हो गए हैं आपके डेटर्स, तो वो ऐड हो जाएंगे। अब लिखिए डिक्रीज इन डेटर्स, तो कोई आपने ऐसे लेना है, आपके डिक्रीज हो रहे हैं, ओपनिंग डेटर्स हैं 25,000 और माइनस की हमने क्लोजिंग है 27, और इसमें से वो माइनस कर दो जो आपने कंसोलिडेट किए हैं सब्सिडरी के पीछे किए थे हमने, एंट्री डाली थी ना 4,000 की, वो लेस कर दिए, ये रह गए 23 और इनका डिफरेंस आ रहा है 2,000, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे अब हम देखेंगे स्टॉक देखो आपने सब्सिडरी का कंसोलिडेट किया है 2,000 का, तो स्टॉक हमारे पास है ओपनिंग में 17,500, क्लोजिंग है आपका, ये भी डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज इन स्टॉक। तो अब लिखिए ओपनिंग है हमारा 17,500, अब क्लोजिंग है आपके पास 15,000, और उसमें से जो सब्सिडरी का है 2,000 वो भी माइनस कर दो, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है ना, इसमें सब्सिडरी का भी इंक्लूड है, वो लेस कर दिया हमने 13, तो 4,500 का स्टॉक हमारा डिक्रीज हो जाएगा। फिर है प्रॉपर्टी प्लांट की इक्विपमेंट, ये को बाद में देखते हैं सेल कितनी होगी, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, गुडविल हमारी इंक्रीज हो रही है, ये कंसोलिडेशन की, ये भी नहीं लेनी। फिर आते हैं ट्रेड पेबल्स, इसका देखते हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें देखो कितने आ रहे हैं कंसोलिडेशन के, ये है 16,000 के आ रहे हैं, तो इसमें ये भी डिक्रीज हो जाएंगे, इसका क्या उसको पेमेंट होगी लेस हो जाएंगे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ये आपको दे रखे हैं, देखो ट्रेड पेबल ओपनिंग है 30,000, क्लोजिंग है 34, उसमें से माइनस कर दो जो सब्सिडरी के हैं कंसोलिडेशन में 16,000, जो डिफरेंस है वो रह जाएगा आपका 18,000, 18 माइनस किया जिसे 12 हो, डिक्रीज मतलब इनको आपने पेमेंट करके माइनस हो जाएगी। ठीक है, और कोई आइटम नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। फिर रहता है टैक्स, आपने जो पे किए हैं, तो दिस इज अवर कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ जाएगा बिफोर टैक्स,
और लेस कर देंगे टैक्सी। टैक्सी पेड, इसका देखो आपको दिया इनकम टैक्स पेबल, ओपनिंग बैलेंस है 5500 और क्लोजिंग है आपका 6000 और P&L में आपने चार किया है 7500। तो ओपनिंग देखो कितना है आपका 5500, इस साल हमने प्रोविजन बनाया है 7500 माइनस क्लोजिंग इज 6000, बैलेंस आपकी पेमेंट आ जाएगी, दिस इज 7000। ये आपकी फर्स्ट आइटम आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसका टोटल देखते हैं, दिस इज 54 58,500 and minus 12,000, this is 46,500 minus 7 39,500। ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी आ गई। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो इसको मैं टोटल ले लेता हूँ यहाँ पर 39,500 इसका अमाउंट आ गया आपका। अब हम शो कर रहे हैं नंबर बी, जिसे ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट में है कि आपने इस सब्सिडरी के जब शेयर परचेज किए हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मानी जाएगी। जिसकी जबर सो पेमेंट फॉर सो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ऑफ देखो उसका क्या नाम दिया आपको, सब्सिडरी, जिसकी जबर बी, शेयर्स ऑफ बी। तो उसकी पेमेंट आपने की है 37,000 की, पर उसकी एसेट्स भी आपने एक्वायर करनी है। उससे देखो कैश आ रहा था आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जब आपने कंबाइन किया था, उसका कैश था 1000। तो एक तरीके से नेट हमने पेमेंट की है 36,000 की, ये आपकी आउटफ्लो मानी जाएगी। अब चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। देखो उसका ओपनिंग बैलेंस है 40,000 प्लस कंसोलिडेशन से आ रहा है आपके पास 55 95 माइनस करके हमने डेप्रिशन 15 रह गया 80,000। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। आप अकाउंट बना सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी प्लांटिंग इक्विपमेंट, तो मैं अकाउंट बना रहा हूँ PPE 2BD, ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 40,000। फिर एंटिटी बी का आ रहा है कंसोलिडेशन में, जैसे कि 55, फिर आपने डेप्रिशन चार्ज कर दी इसके ऊपर 15,000 की। CD में बैलेंस रह गया 80,000। तो दोनों साइड आपकी टैली हो रही है, लेकिन कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ओनली दिस 36, ये आपका आउटफ्लो आ जाएगा। अब रहती है आपकी सी, सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में आएंगे आपने, जैसे कोई शेयर इशू किए हैं, लॉन्ग टर्म डेट है। जो कोई डेट था आपके पास 18,000 का तो आ रहा है सब्सिडरी का, और हमारी उसमें देखो पहले कितने का ओपनिंग डेट है आपका 32 प्लस 18, ये बन जाएगा 50,000। क्लोजिंग के इक्वल हो गया, इसमें कोई इशू नहीं किया है। और शेयर होल्डर की इक्विटी में देखो कितना चेंज आ रहा है। प्रॉफिट आपने अर्न किया है 27,500, तो 27,500 आप ऐड करते हो 17,500 ओपनिंग में, वो बन गई क्लोजिंग इक्विटी 45,000। तो इसमें आपका नील है, कोई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। तो जिस विल बी एबर इनका टोटल कीजिए ABC का, जिसे नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द करंट ईयर। नेट देखो आ जाएगा आपका गेस माइनस गेस 3500, इसमें आप ऐड कर लीजिए। और फाइनेंसिंग में एक वो है आपका, आपने इंटरेस्ट पे किया है लोन का, उसको करेक्ट है माइनस कैश फ्लो में, इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट पेड, हमने पहले ऐड किया था। तो जिस बाकी 2000, तो इट मीन्स दिस विल बी अवर 1500। तो ऐड कर लीजिए ओपनिंग कैश
एंड जो कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग देखो आपको दिया है बैलेंस शीट में, तो दिस इज 2500 एंड दैट इज शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश। नंबर ई आइटम, दिस इज अवर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज 4000। ये देखो आपका बैलेंस शीट से मैच होना चाहिए। बैलेंस शीट में आपको दिया है क्लोजिंग कैश। ये सिंपल है, इसने रेफर कर रखा है, आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। ये देखो मैंने क्वेश्चन पहले ही मेंशन कर दिया है ब्रीफ में। तो इसमें है कि एच के पास 20% शेयर है एस के, और एस के पास टी के हैं 100% शेयर। तो उसमें से जो एच और एस, ये एस जो है वो एसोसिएट मानी जाएगी, और एस के लिए जो टी है वो सब्सिडियरी मानी जाएगी। अब एच ने अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच। उसमें वो शो करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट इन एस, वो उसने शो किया 2000, और इसने अपने इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं दैट इज आल्सो 2000। सिर्फ यही ट्रांजेक्शन की है, तो ये मैच हो रही है आपकी। अब एस भी एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा अपनी सब्सिडियरी के साथ, तो उसमें हम शो करेंगे की कितनी एसेट्स हैं। एसेट्स की है 10,000, और उसके लिए 100% शेयर इसी के पास हैं, तो उसको इसने अपने शेयर इशू किए होंगे, उसकी इक्विटी है 10,000, क्योंकि जो इसमें इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी एलिमिनेट हो जाती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। अब क्वेश्चन क्या है कि एस ने 20% शेयर की के सेल कर दिए 3000 में। वैसे उसका शेयर कितना बन रहा है 20% 2000, तो 2000 के शेयर 3000 में सेल कर दिए, तो उससे उसको प्रॉफिट हो गया। तो इसमें जब इसका अब शेयर ये 20% सेल करिएगा, उसका जो स्टेक है वो 80% रह जाएगा, 20% फिर हमारा NCI माना जाएगा। तो सेल करने के बाद उसके बाद रहेगी 80% शेयर, ठीक है। तो उसकी भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दी है क्वेश्चन में, वो इस तरीके से दिया गया को टी की एसेट्स आ गई 10,000, दो शेयर को सेल करके कैश मिला 3,000 आ गया आपका, इक्विटी हमारी अपनी है 10,000, और कोई NCI आ गया अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 20%, ठीक है, वो बन गया 2,000 फेयर वैल्यू। और जो हमें प्रॉफिट हुआ इसमें 2,000 की जो NCI का वो 3,000 में सेल किया, तो 1,000 का हो गया प्रॉफिट। वो प्रॉफिट इन्होंने इक्विटी में डाल दिया डायरेक्ट विद NCI, PNL में नहीं डाला उन्होंने। अब क्वेश्चन यही है, उन्होंने ये पूछा है कि जब सब्सिडियरी कंपनी अपनी बुक्स में प्रॉफिट शो करेगी, तो उसका शेयर एच को भी मिलेगा, क्योंकि वो एसोसिएट है, उसके लिए 20%। तो इट मीन्स इस 1000 में अब इसको मिलेगा 20% शेयर। तो इसकी को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे हम, तो आप लिखो इन्वेस्टमेंट इन एस, तो कितनी इक्विटी है इसकी 11,000, उसमें हमारा शेयर है 20%, और इधर हमारे पास की इक्विटी 2,000। क्वेश्चन ये है कि अब ये जो 200 का प्रॉफिट हो रहा है ना हमें यहाँ पे इस 1000 में, जो इसका 20% शेयर है वो एच कंपनी अपने PNL में डालेगी या उसको भी इक्विटी में डालेगी। उसका रूल क्या है, तो उसका रूल है ये हमारा है इंड AS 28, जो डील करके अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, उसमें ये रूल है एस ने जो को रिकॉग्नाइज किया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 20% शेयर इन इट्स इक्विटी में, एस ने अपनी इक्विटी में डाला है एंड नॉट इन PNL। तो जिस अकाउंट में ये एस कंपनी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेगी, मीन जो एसोसिएट कंपनी है, उसी अकाउंट में इसने होल्डिंग ने अपना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है। उसका रूल है एच विल आल्सो शो इट्स शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एस एज ए सेम क्लासिफिकेशन जो एस ने शो किया अपनी बुक्स में, तो उसमें जैसे डायरेक्ट क्रेडिट टू इक्विटी अकाउंट, तो इसको भी आप इक्विटी में डाल दो। कितना शेयर बना 1000 में 20% 200, तो हम एंट्री कर देंगे कि जो हमारी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिटेड 200 से टू इक्विटी अकाउंट 200, उस तरह के यहाँ भी आ जाएगा हमारा इक्विटी अकाउंट। ये क्या चीज़ है, ये है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 20% शेयर बाय एस कंपनी विद NCI विद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो 200 आप यहाँ शो कर लीजिए और बैलेंस शीट आपकी टैली होगी। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये था एसोसिएट का क्वेश्चन, उससे रिलेटेड इंड AS 28 से। तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।